नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक का कुछ मॉडल सेट आया हुआ है। मॉडल सेट 1 का आज हम लोग सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को आपको पढ़ना है और उससे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 4 उसका उत्तर देना है। गद्यांश इस प्रकार से है। साहित्य का जीवन के साथ गहरा संबंध है। साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है और संवेदनशील मन से इसको अभिव्यक्त करता है। चारों ओर देखे गए सत्य और भोगे हुए यथार्थ को कभी कल्पना के रंग में रंग कर तो कभी ज्यों का त्यों पाठक के सामने प्रस्तुत कर देता है। साहित्यकार में सौंदर्य को देखने और परखने की अद्भुत शक्ति होती है। मनोरम दृश्यों के सौंदर्य और मुग्ध कर देने वाले स्वरों की मधुरता से वह अकेले ही आनंद मग्न नहीं होना चाहता, वह समाज को अपने मन के लिए सदा आतुर रखता है। साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है तो साहित्यकार समाज का संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर पहला है इसे, उपर्युक्त गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त है। यहाँ पर शीर्षक पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी साहित्य और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार के मन के लिए निम्न में से कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यानी कि साहित्यकार को मन के लिए कौन सा यहाँ पर विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संवेदनशील मन, यानी कि मन के लिए संवेदनशील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, साहित्यकार सत्य को पाठक के समक्ष कैसे रखता है, कभी यथार्थ के रूप में, कभी कल्पना में भरकर। यहाँ पे दिया हुआ है आपका दूसरा लाइन में कि यथार्थ को कभी कल्पना के रंग में रंग कर तो कभी ज्यों का त्यों पाठक के सामने प्रस्तुत करता है सत्य को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार और समाज का संबंध कब दिखाई पड़ता है। तो कब दिखाई पड़ता है, जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है। तो ये आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मन की बात समाज को सुनाता है तब। अब यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ है, काव्यांश से 5 से 8 के प्रश्न आपको हल करने हैं। काव्यांश ऐसे है, जिसमें स्वदेश का मन भरा, आज़ादी का अभिमान भरा, जो महाप्रलय में मुस्कुराए, जो अंतिम दम तक रहे डटे, दे दिए प्राण पर नहीं हटे, जो देश राष्ट्र की वेदी पर देकर मस्तक हो गए अमर, ये रक्त तिलक भारत ललाट, उनको मेरा पहला प्रणाम। यहाँ पर ये दिया हुआ है काव्य, ठीक है। इससे पूछा गया है प्रश्न 5 से 8। क्वेश्चन है, काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो ये काव्यांश जो है भारत के शहीदों पर भी है, भारत के साहसी लोगों पर है, भारतीय लोगों पर है। तो इसलिए इसका आंसर होगा भारत ललाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किन वीरों को प्रणाम करता है। तो उन वीरों को प्रणाम करता है जो निडर है, जो स्वदेश का मन भरा है, जो साहसी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मस्तिष्क का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची मतलब सेम अर्थ देने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए ललाट है, माथा भी है, पेशानी का अर्थ होता है ललाट, तो ये भी है। तनय नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तनय का अर्थ जो होता है, तनय का अर्थ होता है बेटा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने भारत के माथे का लाल चंदन किन्हें कहा है। तो लाल चंदन उनको कहा है जो देश के लिए कुर्बान हो गए हैं, यानी अपने प्राण को निछावर कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी, देश की वेदी पर प्राण निछावर करने वाले को। नेक्स्ट जो है वो खंड ख से है, संचार एवं अभिव्यक्ति माध्यम से। 9 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो प्रिंट मीडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समाचार के 6 ककारों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित
में से कौन कविता के महत्वपूर्ण घटक हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन कविता के महत्वपूर्ण घटक है? तो कविता के लिए महत्वपूर्ण घटक भाषा भी होना चाहिए, शैली भी होना चाहिए, बिंब भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। टेलीविज़न कैसा माध्यम है? सबको पता है टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कि दृश्य श्रव्य माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर किस शैली में लिखा जाता है? तो फीचर जो है वो विवेचनात्मक शैली में लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समाचार किस शैली में लिखा जाता है? ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? तो गोवा में खुला था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर बाइट में बाइट का क्या अर्थ है? तो बाइट का अर्थ होता है कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट का प्रथम दौर कब से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 1993 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर ए। खंड ग से है, इसमें बुक से दिया हुआ है, वो चैप्टर से दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ कविताएं, इस कविता को पढ़ करके आपको 19 से 12 का उत्तर देना है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तुत काव्यांश में कन्ये तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कन्ये प्रयुक्त हुआ है सरोज के लिए, यानी कि जो लेखक की बेटी है सरोज स्मृति पाठ से लिया गया है। इसमें निराला कवि हैं, निराला की बेटी का नाम रहता है सरोज। नेक्स्ट है, गत कर्मों का अर्पण कर में कर्मों का से क्या तात्पर्य? कर्मों से तात्पर्य है पिता कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबल शब्द का अर्थ है सहारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। केदारनाथ सिंह कृत दिशा कविता का मूल संदेश किससे संबंधित है? मानव मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय कृत तोड़ो कविता में तोड़ो शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो खीज, गुस्सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी है कि पूछसी अनुभव मोए, सेह बिरती अनुराग बखानी, तिल तिल नूतन होय पंक्ति किस कवि की है? तो ये कवि विद्यापति के पद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में है? तो ये भाषा अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ गद्यांश दिया हुआ है गद्य पाठ से, उसको पढ़ कर के आपको प्रश्न संख्या 28 से 31 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा, देवर देवरानियाँ भी कितने बेदर्द हैं, ठीक अघनी धान के समय बाल बच्ची को लेकर घर से आएंगे, इस 15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे, फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे, फिर उलटकर कभी नहीं देखते, राक्षस हैं सब। अब इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु, क्योंकि ये चैप्टर संवद्या पाठ से है। हरगोविंद का क्या कार्य था? तो हरगोविंद का कार्य था संवाद पहुंचाना। नेक्स्ट है, रोम रोम कलपने लगना का क्या अर्थ है? अत्यधिक दुखी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश जो है वो संवद्या पाठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कुटज किस विधा की रचना है? निबंध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ममता कालिया कृत दूसरा देवदास कहानी में किस स्थान को केंद्र में रखा गया है? तो हर की पौड़ी। असगर वजाहत द्वारा लिखित लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है? तो व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का। अधूरा लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सुमिरनी के मन के पाठ से संबंधित लघु निबंध नहीं है? तो लघु निबंध नहीं है पहचान, क्योंकि बालक बच गया है, घड़ी के पुर्जे है और ढेले चुन लो भी है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है? तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्मरणात्मक निबंध प्रेमगन की छाया स्मृति में भारतेंदु मंडल के किस प्रमुख रचनाकार की चर्चा की गई है? तो प्रेमगन की छाया स्मृति में भारतेंदु मंडल के किस प्रमुख रचनाकार, तो सबसे प्रमुख रचनाकार भारतेंदु मंडल के जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, जहाँ कोई वापसी नहीं में किस स्थान विशेष की चर्चा है? तो जहाँ कोई वापसी नहीं, इसमें सिंगरौली गांव की चर्चा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? तो गुलेरी जी को दी गई है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आलोक पर्व के लिए मिला है। ये 40 जो था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब नीचे जो दिया हुआ है वो सब्जेक्टिव है। इसमें भी आपको गद्यांश दिया हुआ है। इन क्वेश्चन को पढ़ना है और इसमें से 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है ये गद्यांश को पढ़ करके। तो गद्यांश आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, खंड ख, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति। इसमें इंटरनेट वरदान या अभिशाप विषय पर निबंध लिखना है। आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, 3 में से आपको 2 करने हैं। तो पहला निबंध है इंटरनेट वरदान या अभिशाप, यानी कि इंटरनेट जो आप यूज करते हो ये आपके लिए वरदान है या अभिशाप है, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। नेक्स्ट है, ख नंबर, विद्यालय की पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों की उपलब्धता हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ख नंबर में है कि विद्यालय की पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों की उपलब्धता आपको चाहिए, यानी कि आपके क्लास की पुस्तकें वहाँ पर नहीं है या है भी तो ज़्यादा नहीं है, और आपको या उससे अलग नॉलेज चाहिए या उसके लिए अलग बुक चाहिए, कोई अलग बुक भी आप सिलेबस से हटकर पढ़ना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको बुक मंगाना है और इसके लिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। नेक्स्ट है, संचार एक प्रक्रिया है, कैसे? संचार के तत्वों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो संचार एक प्रक्रिया कैसे है, इसको आपको बताना है, क्योंकि संचार के बिना हम अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो ये एक संचार प्रक्रिया है, माध्यम है, तभी हम अपनी बातों को स्पष्ट कह सकते हैं और श्रोता सुन सकता है, फीडबैक दे सकता है। तो इनके जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के माध्यम को आपको स्पष्ट करने हैं। खंड ग में निम्नलिखित में से किन्हीं एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना है। क है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमण जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये जो कविता दिया हुआ है ये पहला तो लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में पाठ का नाम देवसेना का गीत और स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद कवि हैं इसके। इसमें देवसेना के अंतिम वेला का वर्णन है और यहाँ पर देवसेना जब स्कंदगुप्त द्वारा ठुकराया जाता है, प्रेम निवेदन को ठुकराया जाता है, तब वो अपने जीवन से दुखी होकर वो अपने जीवन को याद करके वो दुखी होती है और कहती है कि आज मुझे इन सारी वेदना से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि मैंने भ्रमवश धोखे में रह करके क्योंकि वो जानती, वो सोचती थी कि स्कंदगुप्त भी मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए उस धोखे में रहकर वो स्कंदगुप्त को ही प्रेम कर बैठी और उसके मन में बहुत सारी आकांक्षाएं जागी, बहुत सारी इच्छाएं जागी। तो उस सारी इच्छाओं को, उन सभी आशाओं को वो यहाँ पर धोखा कहा गया है कि धोखे में मैं रहकर इन सारी आकांक्षाओं को पाली रही। मधुकरियों की भीख लुटाई। इस सारे जब स्कंदगुप्त इनके पास दोबारा प्रणय निवेदन लेकर आते हैं, जब ये ठुकरा देती है, तो सारे जितने भी वेदनाएं थी, जितने भी दुख थे, तकलीफ थे, आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, सबको वो भीख की भांति वहाँ पर उनको मना करके लौटा देती हैं। तो ये कविता आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट है, साधु सभी गुर प्रभु निकट कहू सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंचों की झूठ फूट जानहि मुनु रघुराय। यहाँ पर ये जो है
दिया हुआ ख नंबर, यहाँ पर भरत बोल रहे हैं। भरत राम और प्रेम पाठ से लिया गया है, जिसे कवि तुलसीदास जी हैं, अयोध्या कांड से हैं। यहाँ पर भरत कहते हैं कि मैं जितना कुछ भी कहा हूँ, ये सब मेरे स्वभाव को अच्छी तरह से, जितने भी यहाँ गुरु वशिष्ठ है, मेरे जितने भी बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं गुरुजन, ये सभी कोई, उन लोग सभी कोई जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच। और कृष्ण श्री राम भी अच्छी तरह से मेरे स्वभाव को जानते हैं कि मैं ये झूठ वश बोल रहा है कोई, या कोई छल कपट की से मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, ये राम भी अच्छे से जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है। बनारस में वसंत का आगमन होता है जब धूल उड़ने लगती है, मुंह में किरकिरियाँ, मुंह में धूल कण आ जाते हैं, बहुत तेज़ आंधी चलती है, तो पता चलता है कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है इस शहर पर, वो बताना है आपको। जीवत दशा का वर्णन अपने शब्दों में किए। जियत दशा, जियत दशा का कहने का, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ जियत दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है, इस वजह से मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्वेश्चन आखिर क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया। ये क्वेश्चन जो है प्रेमघन की छाया स्मृति से है। उनका झुकाव किस तरह से हिंदी की तरफ बढ़ा, ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप इसको लिख सकते हैं कि किस तरह से उसके घर का माहौल हिंदी का था। उसके पिता रामचरितमानस, भारतेंदु के नाटक, ये सब घर में दिखाया करते थे। रामचरितमानस चलता था घर में। ठीक है, तो परिवार, उनके घर का माहौल भी हिंदी का ही था। और फिर धीरे 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 करके उनका झुकाव जो है हिंदी की ओर बढ़ता गया। इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत यानी कि उदाहरण क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत इसलिए दिया क्योंकि घड़ी, जैसे कि धर्म के ठेकेदारों ने कहा कि अगर तुम्हें घड़ी देखनी नहीं आती है तो किसी से पूछ लो, काम चल जाएगा। फिर कहा कि अगर ज़्यादा चाहते हो तो थोड़ा सा देखना सीख लो, लेकिन सोचो कि हम इसके पुर्जे खोलेंगे, उसको गिनेंगे, फिर हम बैठा देंगे, तो ये तुमसे नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि अगर धर्म के विषय में तुम्हें जानना है तो मेरे पास आओ, हम जितना बताते हैं उसी में आप खुश रहो, उसी में आप संतुष्ट करो, उससे आगे जानने की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहे हैं। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर लेखक ने घड़ी का उदाहरण दिया है। नेक्स्ट है, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? अमझर से आप क्या समझते हैं? ये जो क्वेश्चन है वो जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ से लिया गया है। अमझर यानी कि उस गांव में, अमझर एक गांव का नाम है। ठीक है, और अमझर गांव में सूनापन इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक प्रोजेक्ट, अमरौली प्रोजेक्ट आया है, जिस वजह से उस विस्थापन की समस्या के कारण वहाँ पर अमझर गांव में सूनापन है। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। घनानंद के 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखने हैं। सुजान चरित्र लिखिए। 2 रचना का नाम लिखना है। ख नंबर में है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 2 कहानियों के नाम लिखे। यहाँ पर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 2 कहानियों के नाम लिखने हैं आपको। उसने कहा था और एक और कहानी होगा आप। तो घनानंद के 2 प्रमुख रचना में एक लिखिएगा आप, घनानंद के जो प्रेमिका थी सुजान, तो सुजान हित है या सुजान प्रेम है, और एक विरह गीत है। ठीक है, कि घनानंद जू की पदावली। नेक्स्ट है, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, बुद्धू का काटा है, उसने कहा था है, सुखमय जीवन, ये 3 है, बता दिए, 2 लिखना है। नेक्स्ट है, हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ सूरदास के चरित्र का विवेचना कीजिए। हम 100 लाख बार बनाएंगे यानी कि उसके अंदर जो दृढ़ इच्छा थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। भले ही उनकी अभिलाषाओं को जलाकर राख कर दिया गया, उनके घर को जलाकर राख कर दिया गया, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय को जलाकर राख नहीं किया गया। तो इनके चरित्र के बारे में आपको लिखना है।
खा है बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। ये सही बात है कि केवल माँ का दूध पीना ही केवल पीना नहीं है, उनके सारे जीवन, क्योंकि माँ जो है अपने बच्चे को हर तरह से केयर करती है। कभी मेरे बच्चे को कभी चोट ना पहुँचे इसके लिए वो सतर्क रहती हैं, बच्चे के हर इच्छा को पूरी करती है। मतलब एकदम मार्मिक तरीके से अपने बच्चे की देखभाल करती है, कहीं किसी तरह से चूक ना हो जाए इसका भी वो ख्याल रखती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसके क्या कारण है? इसके निम्नलिखित कारण, क्योंकि अब जो है औद्योगिक विकास हो रहा है, तो इससे पेड़ पौधों की कटाई हो रही, कल कारखाने लग रहे हैं, उससे निकल रहा जो धुआं है उससे प्रदूषण फैल रहा है, मौसम चक्र बिगड़ रहा है। इस कारण से अब मालवा में वैसा पानी पहले जैसा नहीं गिरता है। नेक्स्ट है, पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उसके चरित्र की विशेषताएं बताएं। भूप दादा पर्वतारोहण नहीं थे, फिर भी वो बहुत जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाते थे। उनका रोज का वो रोज़मर्रा उनका था पहाड़ पर चढ़ना, क्योंकि उनका घर भी दब गया था, सारे परिवार के लोग मारे गए थे, लेकिन वो अपने पहाड़ के ऊपर अपना घर बनाते हैं, पानी को काटते हैं, खेती करने लायक जगह बनाते हैं। तो इस तरह से उनके जैसा कोई पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता था, उनके जैसा उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उनका चरित्र बहुत अच्छा था, वो मेहनती था, सीधा साधा था, है ना। तो इस तरह से आप उसके चरित्र के विषय में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल प्रश्न 2 का उत्तर बताऊंगी।